नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट पर। और एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपसे। बात विदेश नीति की होगी क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के ऑफिशियल स्टेट विजिट पर हैं अमेरिका में। और विदेश नीति को समझने के लिए मुझे लगता है कि बहुत जरूरी हो जाता है कि ना आप उसे अंधभक्ति की नजरों से देखें, ना आप उसे सिर्फ एक निंदा की नजरों से देखें क्योंकि आप किसी शख्स से या किसी नेता से जो है आप उनकी बातों से बिल्कुल भी आप इत्तेफाक नहीं रखते। और ना ही जो मेन स्ट्रीम की मीडिया आपको दिखा रही है विदेश नीति को समझाने की जगह ढोल बाजे नगाड़ों के साथ जो है कुछ लोगों को लेकर आ जाती है रैली कहते हुए, जिसमें आपको मोदी मोदी के नारे लग जाते हैं और उसमें कह दिया जाता है कि बहुत इंथुजियाज्म है। उस नजरिए से भी जो है विदेश नीति को आप नहीं समझ सकते हैं। तो इसीलिए हमारी कोशिश रहेगी कि आज इस जो ये मुलाकात होने वाली है नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच में, अमेरिका के राष्ट्रपति, और ये स्टेट लेवल विजिट है। स्टेट विजिट का मतलब क्या होता है? ये हाईएस्ट डिप्लोमेटिक लेवल प्रोटोकॉल है जो एक्सटेंड किया जाता है बहुत ही खास मित्रों को। अमेरिका के इतिहास में अगर आप देखें और जो जो इस स्टेट विजिट का एक कंपोनेंट होता है कि जिन नेता को आप बुलाते हैं वो वहां की संसद को संबोधित करते हैं। आखिरी इस तरह का दौरा स्टेट विजिट का जो था वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था जब उन्होंने यूएस कांग्रेस को संबोधित भी किया था। और 2009 के बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 6 बार अमेरिका जा चुके हैं पिछले कुछ सालों में अलग अलग वजहों से, लेकिन ये स्टेट विजिट उनका पहला दौरा है। यूएस कांग्रेस को हालांकि वो 2 बार संबोधित करने जा रहे हैं। तो इसके पहले जो अब तक नेता रहे हैं, विंस्टन चर्चिल, नेल्सन मंडेला, इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू या यूक्रेन के व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो जिन्होंने 2 या 3 बारी जो है अमेरिकी कांग्रेस को उन्होंने संबोधित किया है। और जो बाइडेन जब से राष्ट्रपति बने हैं 2020 में, तब से लेकर अब तक 2 ऐसे नेता हैं जिनको अब तक स्टेट विजिट पर आमंत्रित किया गया था, जिसमें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों शामिल हैं और साउथ कोरिया के राष्ट्रपति हैं। तो इस वक्त जो चर्चाएं जारी हैं कि खास करके क्रिटिकल इमर्जिंग तकनीक को हम कैसे समझे, भारत अमेरिका के बीच में रक्षा सौदों को लेकर जो बातें चल रही हैं उसको कैसे समझे, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ खास पैनल है। हमारे साथ मौजूद हैं अमन ठक्कर। आप एडजंक्ट फेलो हैं विद द चेयर इन यूएस इंडिया पॉलिसी स्टडीज एट सीएसआईएस, जो सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज है, और सीनियर एसोसिएट है एशिया ग्रुप के, वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुक्रिया अमन। साथ ही मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार, एनडीटीवी की फॉर्मर एग्जीक्यूटिव एडिटर निधि राजस्थान। आप टीचर भी हैं इन दिनों और आपके कॉलम्स जो हैं लोग पढ़ सकते हैं। थैंक्स निधि फॉर जॉइनिंग अस। और आशुतोष, सत्य हिंदी के संस्थापक और साथ ही एनालिस्ट, कमेंटेटर, ऑथर, जो दरअसल न्यूयॉर्क में छुट्टी के लिए गए हुए हैं, लेकिन मैंने उनको कहा कि आप हमारे साथ बैठिए और बात कीजिए कि विदेश नीति का असर किसी भी देश के, खास करके भारत के संदर्भ में घरेलू नीति पर क्या पड़ता है। जो नरेंद्र मोदी के फैंस हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा इस दौरे का, इन बातों को समझने के लिए। अगर मैं पहले आपसे शुरू कर सकूं, बहुत सारे शब्द यूज किए जा रहे हैं, अनप्रेसिडेंटेड दौरा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। थोड़े से इन जार्गन्स को अगर हम हटाकर रियलिस्टिकली हम देखें, ये दौरा क्यों हम इसे अलग माने प्रीवियस दौरों से? थैंक यू स्मिता। अगर हम देखने जाएं, ये जो स्टेट विजिट हो रहा है ये एक तरफा से एक अनप्रेसिडेंटेड है बिकॉज ये पहली बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है और तीसरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को स्टेट विजिट दिया जा रहा है। तो एक तरफा से एक अनप्रेसिडेंटेड है, बट ये ऑल्सो एक कंटिन्यूएशन है जो यूएस इंडिया रिलेशंस की जो माध्यम के हिसाब से जो 3 प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर से चालू हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी से, मनमोहन सिंह से और अब नरेंद्र मोदी से। ऑलमोस्ट अबाउट 2000 टू 2005 से जो यूएस इंडिया रिलेशंस चालू हुए हैं, जब से प्रेसिडेंट क्लिंटन आए थे इंडिया को 2000 में आफ्टर द न्यूक्लियर टेस्ट, और जब वहां पे यूएस इंडिया रिलेशंस चालू हुए थे, द मॉडर्न एरा ऑफ यूएस इंडिया रिलेशंस चालू हुआ था, तब से ये अभी एक थर्ड एरा चालू हो रहा है जहाँ पे देयर इज अ ग्रेटर फोकस ऑन डिफेंस, यहाँ पे टेक्नोलॉजी पे ग्रेटर फोकस है, क्लाइमेट और एनर्जी पे डिफरेंट फोकस है। सो ये कंटिन्यूएशन भी है। तो एक हिसाब से आप देखने जाए तो यहाँ पे कोई अनप्रेसिडेंटेड अनाउंसमेंट्स होंगे डिफेंस पे, टेक्नोलॉजी पे, क्लाइमेट चेंज पे और हेल्थ केयर पे। वो सब मुद्दे पे अनाउंसमेंट्स होने वाले हैं ये स्टेट विजिट पे। पर ऑल्सो ये है कि जो 20 साल के जो कमिटमेंट्स है और रिलेशंस है जो बढ़ते जा रहे हैं इन 2 देशों के बीच में, ट्रेड में, डिफेंस डील्स में, पीपल टू पीपल टाइज में, ये भी एक कल्मिनेशन है उन विजिट्स का। तो वो भी देखना जरूरी है कि ये 20 साल की जो
बातचीत चल रही है, 20 साल के जो रिलेशंस चल रहे हैं, ये इसका भी एक कल्मिनेशन है. सो इन हिसाब से it is a natural conclusion as well of some of these works that have been undertaking for 20 years. निधि, 2005 में जब मनमोहन सिंह और जॉर्ज बुश के बीच में एक परमाणु डील पर सहमति बनाने को लेकर घोषणा हुई, 2008 में फाइनली वो डील साइन हुआ. हमने उस दौर को देखा, बड़े क्लोजली हमने कवर किया था, एक एक्साइटमेंट था, एंथुजियाज्म था. लेकिन तब से लेकर अब तक अगर रियलिस्टिकली देखें तो परमाणु डील, क्योंकि भारत में अंदर जिस तरीके से लायबिलिटी बिल वगैरह लाई गई कि किस पर जो है अगर कल को खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, इन सब बातों को लेकर जो मसले फंसे, आज भारत की परमाणु क्वेस्ट को ऐसा कोई फायदा मिला नहीं है उस डील के तमाम पेचीदगियों के बावजूद. तो ऐसे में आपको क्या लगता है, रियलिस्टिकली आज भले ही जो अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं इनको हम कैसे देखें? भारत अमेरिका के रिश्तों में अगर कोई बदलाव आया है तो वो सबसे बड़ा बदलाव आपको क्या नजर आता है? आई थिंक जो अमन ने कंटिन्यूटी की बात की वो बहुत जरूरी है. और स्मिता, हर रिलेशनशिप में यू विल नॉट ऑलवेज हैव अ बिग बैंग अनाउंसमेंट लाइक एन इंडो यूएस न्यूक्लियर डील. वो एक बार हो चुका है एंड आई थिंक जो उसकी सिग्निफिकेंस है, actually that is more significant, I think diplomatically for India, because it got this waiver from the nuclear suppliers group. It was recognized as a responsible nuclear power by the nuclear suppliers group and in Vienna. So I think liability ke issues hain. So as far as nitty gritties are concerned, wo abhi bhi masle hain which have to be resolved, but it elevated India at the diplomatic level. So jo continuity ki baat hai, ye bahut zaruri hai that US India relations clearly have acquired a momentum of their own. और मुझे लगता है जो इस विजिट का सिग्निफिकेंस है, एक तो ये है कि आप देखिए 2.5-3 साल से तो यहाँ पे यूएस एम्बेसडर था ही नहीं. एरिक गारसेटी तो अभी आए हैं, लेकिन फिर भी देखिए किस तरह से इस विजिट को यूएस ने भी they've gone out of their way to welcome मिस्टर मोदी. एक तो वो है. So that in a way shows that there's a kind of an autopilot जिस पे ये रिलेशनशिप चल रही है. दूसरा है, it comes at a time जहां इंडिया ने as far as Russia is concerned, Ukraine is concerned, एक अपना independent stand लिया है. So India is very clear that it will deal with whichever power it has to for its own national interest, and that includes engaging with, even if there's a contradiction, आप Quad में भी हो सकते हैं, आप BRICS में भी हो सकते हैं. आप you will do what is in your interest. So despite that, there is a state visit happening. और तीसरी बात I just want to say briefly is that ये जो human rights और democracy के जो issues हैं which the Democrats are known for, और आप देखिए अभी कुछ हफ्ते पहले ही US State Department की रिपोर्ट आई थी, very scathing report on the way minorities are treated in India. लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद MEA ने तो उसको बोल दिया जी biased और motivated रिपोर्ट है, जो वो हर रिपोर्ट को कहते हैं अब. लेकिन व्हाइट हाउस से, स्टेट डिपार्टमेंट से बार बार इंडिया की डेमोक्रेसी की इतनी तारीफ कर रहे हैं और प्रधानमंत्री की इतनी तारीफ कर रहे हैं. सो दे आर गोइंग बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स टू से जी इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है ये. और खाली वो नहीं कर रहे हैं, आज आप का डिपार्चर स्टेटमेंट देखें, वो खुद ही डेमोक्रेसी और शेयर्ड वैल्यूज की बात कर रहे हैं. तो दैट इज इटसेल्फ सिग्निफिकेंट. हम भी उसको we want to show the world that we are a democracy and despite all these other controversies. तो ये एक momentum जो है India US relationship पे, I think that is been there now for the last 20 years. वो चल रहा है. Maybe it will not be these big bang announcements like a nuclear deal, but I think both sides realize where their interests lie. So I think ये जो एक सबसे बड़ी बदलाव है कि एक हमने वो 1998 का भी दौर देखा था, बिल क्लिंटन जब राष्ट्रपति थे, भारत पर जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट्स किए और उसके बाद जिस तरीके से प्रतिबंध लगाए, तब से लेकर अब तक पिछले 2 दशकों में एक बहुत सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है. लेकिन आशुतोष, अगर मैं आपसे पूछ सकूं, पहला तो ये पूछूंगी कि अभी तक किसी चैनल ने पकड़ा नहीं आपको कि आप वहां मोदी मोदी की नारे चल रहे हैं, दिख रहे हैं टाइम्स स्क्वायर में घूमते हुए? अनम्यूट कर लीजिए. या आपको मेरी आवाज आ रही? जी जी. हाँ. नहीं, मैं जानबूझकर किसी से बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे छुट्टी मनाने के लिए आया हुआ था. तो मैंने सोचा कि लेकिन स्मिता शर्मा को ना करना मेरे बस में नहीं है, तो मैं मुझे इसलिए देखिए 2-3 चीजें हैं. पहली बात तो मैं समझनी चाहिए कि जो लोग बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, उनको करने दीजिए. वो डर में कर रहे हैं, खौफ में कर रहे हैं,
विचारधारा की वजह से कर रहे हैं, उनको करने दीजिए, उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दरअसल ये रिलेशनशिप भारत और अमेरिका के बीच की रिलेशनशिप है, और इसमें भारत का प्रधानमंत्री कोई भी हो, इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने सेनेटर कांग्रेस को की ज्वाइंट उसका एड्रेस किया था, और उस वक्त भारत के अखबारों में जिस तरीके से चर्चा की गई थी, ऐसा लगा था जैसे कि कैनेडी के बाद किसी ने अमेरिका को इस तरीके से एड्रेस किया। बट क्या उसको भारत और अमेरिका के रिश्तों में कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा उसका। उसके बाद मनमोहन सिंह आए, और मनमोहन सिंह जब यहाँ पर थे तो जॉर्ज बुश ने कहा था कि व्हेन ही स्पीक्स द वर्ल्ड लिसन्स। तो क्या उससे कोई बहुत फर्क पड़ गया? क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बेसिक बात ये समझना चाहिए कि भारत और अमेरिका दो डेमोक्रेसीज है, दो लोकतंत्र है, और दोनों के बीच में एक रिश्ता हमेशा होना चाहिए। लेकिन अगर हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो भारत और अमेरिका के रिश्ते हमेशा से एक अप्स एंड डाउन्स के लगे रहे, क्योंकि भारत ऐतिहासिक तौर पर सोवियत यूनियन के साथ था, रूस के साथ था, और अमेरिका के साथ उसके रिश्तों में हमेशा एक खास तरीके का तनाव था। पिछले दिनों वो तनाव कम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, जब से सोवियत यूनियन टूटा है। लेकिन क्या हम आज की तारीख में इतने करीब हो गए हैं कि अमेरिका आउट ऑफ द वे जाके हमारे साथ खड़ा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इस बात को भूल जाते हैं। हाँ, जो मोदी के समर्थक है वो जाहिर सी बात है उसको इस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे कि मोदी के पहले तो अमेरिका और भारत के रिश्तों में कुछ था ही नहीं। उनको करने दीजिए, वो प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। यहाँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि क्या जमीन पे लोगों के अंदर किसी तरीके का उत्साह है। मैंने आज न्यूयॉर्क टाइम्स खोल कर देखा, मुझे उसमें कहीं कोई जिक्र नहीं दिखाई पड़ा। मैं यहाँ लगातार टीवी चैनल्स को स्कैन कर रहा हूँ, वहां इस बात का कोई जिक्र नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स के पास इतना वक्त जरूर है कि ब्लिंकन और शी की मीटिंग के बारे में खबर छापते हैं, लेकिन बाइडन और मोदी के बारे में कोई खबर है? मैंने तो नहीं देखी यहाँ पे। तो ये एक कोशिश भारत की तरफ से हमेशा होती है। और सबसे बड़ी बात, मुझे एक बात को लेकर हमेशा ऑब्जेक्शन रहता है, आपत्ति रहती है, वो ये रहती है कि हमें क्यों अमेरिका के एंडोर्समेंट की जरूरत होनी चाहिए। ये जो लोग यहाँ पर हैं, जब यही अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट जब भारत के लोकतंत्र को लेकर बहुत तीखी टिप्पणी करता है, बहुत तीखी आलोचना करता है, यहाँ के अखबारों में जब जबरदस्त तरीके से उनके खिलाफ एडिटोरियल्स लिखे जाते हैं, तो हम उसको फेक न्यूज बता देते हैं और हम उनको गाली गलौज की भाषा में बातचीत करते हैं। लेकिन हमको उनका एंडोर्समेंट भी चाहिए। तो क्यों एंडोर्समेंट चाहिए? किस लिए चाहिए एंडोर्समेंट? इसका मतलब ये है कि ये हमारी कमजोरी को दर्शाता है। व्हाई शुड वी वरी अबाउट द एंडोर्समेंट फॉर अमेरिकन्स आफ्टर द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन? निधि, आशुतोष की बातों को अगर मैं थोड़ा सा आपके पास लेकर आना चाहूँ, और मुझे पता है आपको थोड़ा जल्दी जाना है, इस बाद में मैं अमन से थोड़ा सा विस्तार से बात करूंगी डिटेल्स पर। ये जो एक सरकार की तरफ से कहा जाता है, जैसा आशु ने कहा, कि वहां के अखबारों में इस वक्त मोदी के विजिट को लेकर ज्यादा गहमागहमी शायद नजर नहीं आ रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल को आज शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ इंटरव्यू दिया है, हो सकता है मुलाकात के बाद जो है वहां पे खबरें नजर आए। इसे डॉक्टर जयशंकर ने जैसा डिफाइन किया था कि इज दिस वेस्टर्न लिबरल एलीट बायस अगेंस्ट इंडिया। दूसरी बात है, क्या ये कहना भी सही है कि कुछ हासिल हुआ नहीं है? भाई, डॉक्टर मनमोहन सिंह से लेकर जॉर्ज अभी नरेंद्र मोदी के बाद अगर हम देखें, इन रिश्तों की जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, ये जो सॉलिडिफाइंग हुआ है डिफेंस के हिस्से में हो, इंडो पैसिफिक के हिस्से में हो, ये एक जेन्युइन ट्रांसफॉर्मेशन है, या आपको लग रहा है आज ये अमेरिका की मजबूरी है दैट दे नीड इंडिया टू काउंटर चाइना? अमेरिका की मजबूरी है, बिल्कुल है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट्स नॉट जस्ट अमेरिका। आप देखिए, अब प्रधानमंत्री अगले महीने फ्रांस जाएंगे। ही विल बी द चीफ गेस्ट एट द बेस्टिल डे सेलिब्रेशंस। फ्रांस हैज वेरी स्ट्रांगली सपोर्टेड इंडिया ऑन अ लॉट ऑफ इश्यूज ऑल दीज इयर्स। तो ये अगर आप देखें, पूरा वेस्ट अभी इंडिया को वू कर रहा है, एंड देयर आर स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक रीजंस फॉर इट व्हिच आर देयर। आप इंडिया की इकोनॉमी को देखें, दैट इट्स एन आउटलायर, जो मॉर्गन स्टैनली ने उस दिन कहा, in a time of global recession and slowdown etc, it is an outlier. तो naturally these countries will be interested in us. बट ये जो आपने बात करी अबाउट द हाइप मीडिया के बारे में, देखिए मैंने बहुत सारे और विद यू we've covered so many visits of Indian prime ministers to the US. I have covered Mr. Modi's last visit also to Silicon Valley. कभी भी यूएस अखबारों में आप इतना इंटरेस्ट नहीं देखोगे when an Indian prime minister visits, चाहे वो मोदी जी हो या मनमोहन सिंह हो. This is a fact. You will not find it on page 1. For them, अगर यूके का प्राइम मिनिस्टर आए, शायद वो फ्रंट पेज पे आए, बट maybe it's reflective of their domestic news cycle and उनका क्या इंटरेस्ट है. जहां तक हमारी मीडिया का सवाल है, हम तो दूसरे एक्सट्रीम में चले जाते हैं. हम तो 4-5 क्या 1 हफ्ते से डांस करते हुए देख रहे हैं लोगों को. 5-6 लोग टाइम स्क्वायर पे खड़े हैं, डांस कर रहे हैं. ऐसा दिखाया जा रहा है इंडियन मीडिया में कि कोई और यूएसए में इसके सिवा और कोई बात ही नहीं कर रहा है.
तो दैट इज अ सेपरेट प्रोग्राम, आपको किसी दिन करना चाहिए। बट आई थिंक दैट हम यहाँ पे हंस रहे हैं इस पे, बट आई थिंक डोमेस्टिकली पोलिटिकली दिस प्लेज वेरी वेल फॉर मिस्टर मोदी। आई जस्ट स्विच टू पॉलिटिक्स फॉर अ मोमेंट, बिकॉज जो उनके समर्थक हैं उनको ये दिखाना कि एक एक्साइटमेंट है उनके विजिट के बारे में, एक यू नो दिस बिल्ड अप अबाउट दिस विजिट, इट प्लेज वेल। आप देखिए कर्नाटका हारे, क्वाड की मीटिंग कैंसिल हो गई ऑस्ट्रेलिया में, मगर मोदी जी फिर भी ऑल द वे ऑस्ट्रेलिया चले गए। क्यों जी? क्योंकि वहां डायस्पोरा का बहुत बड़ा इवेंट था। हेडलाइंस चेंज हो गई, आप लाइव प्राइम टाइम टीवी में उनका डायस्पोरा का रिस्पॉन्स देख रहे थे। यू नो इट वाज अ वे ऑफ you know changing the narrative about his own popularity after a very bruising defeat in Karnataka. तो ये एक डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्टोरी भी है और एक इंटरनेशनल स्टोरी भी है। बट यस, जो हाइप आप इंडियन मीडिया में देख रहे हैं इन विजिट्स को लेके, इट इज एक्चुअली क्रिंज वर्दी। as a big democracy and a big country, you know, you feel a little embarrassed with some of this over the top coverage, to be very honest. Just one last comment from you, Nidhi, before I let you go. जो इंडिया की तरफ से हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं, पहले हम नॉन अलाइनमेंट की बात करते हैं, आज हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं। क्या ये एक, क्योंकि आज इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया का इंक्रीजिंग अलाइनमेंट, भले ही रूस के साथ अभी भी हमारे संबंध बने हुए हों, भले ही हम ईरान के साथ टाइट रोप वॉकिंग कर रहे हों, इंडिया का इंक्रीजिंग अलाइनमेंट विद द वेस्ट हो रहा है। वो भले ही यूएस हो, यूके हो, फ्रांस हो, यूरोपियन यूनियन हो या इजराइल हो। क्या ये एक डर बना रहेगा कि आप जिस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर इतना गर्व कर रहे हैं, धीरे धीरे when you get sucked into a certain camp, there will be compromises? Well, that will be the test, because जैसे यूक्रेन एक टेस्ट था, buying Russian oil was a test and India stood its ground, and it turns out that Europe was buying much more oil from the Russians than India was. So ये एक contradiction आ सकती है. How long will you sustain this policy of strategic autonomy? When a crisis will hit geopolitics in a way that you may have to make a choice, what will you do? And कुछ ऐसे मुद्दे भी होते हैं, जैसे यूक्रेन के बारे में कहा जा रहा था कि you know, should India not take a moral stand on this, कि यूक्रेन के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, और as the world's largest democracy that aspires for a permanent seat at the UN Security Council, should India not take a clear moral position on certain issues? जहां तक आपको पता है MEA तो द लाइन इज क्लियर कि हम वो करेंगे जो हमारे इंटरेस्ट में है। अभी वो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन कब तक चलेगा ये इंटरेस्टिंग होगा। देयर आर अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, बट मे बी दैट इज द वे द वर्ल्ड विल बी। चलिए, बहुत शुक्रिया निधि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। लेकिन यहाँ दर्शकों को एक बार मैं ये भी याद दिला दूं कि हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार जो है कभी नहीं झुकती है दबाव के तहत, क्योंकि ईरान के साथ जहां तक ऑयल इंपोर्ट्स का सवाल है, लंबे वक्त से ये प्रेशर रहा था कि आप ऑयल इंपोर्ट्स को रिड्यूस करें। 2012 में बहुत ज्यादा ये बढ़ चुका था जहां तक इस दबाव का सवाल है, लेकिन तब की सरकार ने मना कर दिया था कि हम नहीं झुकेंगे, वो ऑयल खरीदते रहे, वो रियल रूपी मैकेनिज्म के तहत खरीदते रहे ईरान से। आज अगर आप देखें तो ईरान से जो हमारी ऑयल इंपोर्ट्स है वो जीरो है, जबकि इंडिया की सारी रिफाइनरी ज्यादातर दरअसल प्रोग्राम्ड है ईरानियन ऑयल को रिफाइन करने के लिए। अमन, अगर मैं आपके पास आ सकूं, जो निधि ने बातें कही और आशुतोष ने बातें कही, क्या आपको लगता है कि ये सही मायनों में जो है रिश्तों में इसलिए भी एक चेंज नजर आ रहा है क्योंकि भारत की अपनी इकोनॉमी आज इतनी सशक्त हो गई है कि अगर अमेरिका चाहता है कि भारत के साथ हम सेमीकंडक्टर के असेंबली डील्स करें, हम चिप्स बनाने की कोशिश करें, उसमें फायदा ये है कि ताइवान वियतनाम में जब कोई बनाता है तो उसमें उनकी कोई अंदरूनी मार्केट नहीं है उसके कंजम्पशन के लिए, वो एक्सपोर्ट पर्पस के लिए बनाता है। लेकिन भारत में एक 1.4 बिलियन स्ट्रॉन्ग मार्केट है जो कि इकोनॉमिक रिसर्जेंस के पाथ में है, जिसके लिए 1991 के बाद से जो फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन का दौर रहा उसने एक बड़ी भूमिका निभाई भारत की इकोनॉमी में। तो क्या इसी वजह से यूएस का इंटरेस्ट इतना ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि एज अ मार्केट इंडिया इज वेरी लुक्रेटिव टुडे? ये बात एक्चुअली सच्ची है, क्योंकि आप अगर देखने जाएं तो आप रेटरिक को साइड में रखें और एक्चुअली कई पॉलिसीज या फिर गवर्नमेंट के एक्शंस को देखें या कंपनीज के एक्शंस को देखें, तो आप अगर देखने जाए तो ट्रेड नंबर्स एक्चुअली काफी हाई हो चुके हैं। दे हैव रीच्ड ऑलमोस्ट 190 बिलियन बिटवीन द टू कंट्रीज। आप अगर देखने जाए तो अनाउंसमेंट्स आते जा रहे हैं कि कंपनीज देख रहे हैं कि इंडिया में अगर मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करने हो कि असेंबली भी शिफ्ट करने हो, विद द पाथ टू मैन्युफैक्चरिंग लेटर बट स्टार्टिंग विद असेंबली, वो अनाउंसमेंट्स होते जा रही है। Because I think, as you said, that not only India में skilled talent available है, market size available है, forecast for growth available है,
बट अभी भी, और अगर आप देखने जाए तो स्कीम्स भी अवेलेबल है, whether that's PLI schemes or whether that's in semiconductors, India Semiconductor Mission or a quantum mission that has just been launched. ये schemes अभी देखने जाएंगे कि अगर to what extent they can bring investments to India. But अभी भी थोड़े स्टार्ट हो चुके कि स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में ये आ रहे हैं. एप्पल एंड फॉक्सकॉन एंड विंस्टर्न इन्वेस्ट कर रहे हैं. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कंपनी ज्यादा इन्वेस्ट करें कि वो मैन्युफैक्चर करें इंडिया में, कि एटलीस्ट सेमी नॉकडाउन किट्स लेके आए, rather than importing a full car into India, एक किट असेंबली करें इंडिया में ताकि वो इंडियन कंज्यूमर्स को मिलने जाए. तो वो देखने जाए तो these multiple factors, a skilled labor force, a highly rising middle class that is able to purchase some of these goods, and increasing government schemes are there. Also a cheap labor force. Yes. And also if you look at, अगर देखने जाए तो कॉन्वर्सेशंस भी है बायलैटरली जो हो रहे हैं. अगर आप रेटरिक को साइड में रखें, जब सेक्रेटरी राइमांडो जाती हैं यूएस में और सीईओ फोरम की मीटिंग करते हैं, तो वहां पे बातचीत होती है कि कैसे दो कंपनीज के बीच में, दो कंट्रीज के कंपनीज के बीच में देयर कैन बी कोलैबोरेशंस. आप अगर देखें कि लॉयड ऑस्टिन के अभी जो विजिट हुए थे, रेटरिक असाइड, देयर वाज अ डिफेंस readiness task force or defense preparedness document that was created, कि दोनों साइड्स के डिफेंस कंट्रीज कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं, कि जो इंडिया के जो नीड्स हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी में आगे अगर देखें 10, 15, 20 साल में, कि इंडिया के ये नीड्स हैं, यूएस के पास ये टेक्नोलॉजी है, इंडियन पार्टनर्स ये हो सकते हैं, जॉइंट वेंचर पार्टनर्स या टेक्निकल कैपेबिलिटी जो इंडियन साइड में है, whether that's DRDO और प्राइवेट सेक्टर प्लेयर. तो वो आकर देखने जाए तो वो गवर्नमेंट लेड भी हो सकती है, कि आप अगर देखने जाए तो governments are trying to bring the businesses together to make some of these collaborations possible, and that's also another sign of why the United States is looking at India as well. Okay, आशुतोष, अगर मैं एक उस मुद्दे पर आऊं जिसका जिक्र निधि ने किया, कि जब प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो इसकी जो मैसेजिंग है वो घरेलू ऑडियंस के लिए कहीं ज्यादा है, और इस पर हमने और आपने भी बात की है खुद आपके शोज पर, कि अब वो G20 को सेल करने का मसला हो, जगह जगह पोस्टर लगा रहे हो, लेकिन जो बेसिकली जो आप उनके माइंड पर है वो है 2024 के बड़े चुनाव. ये क्या हमेशा से भारत में रहा है कि विदेश नीति का एक बड़ा असर होता है, इम्प्रिंट होता है डोमेस्टिक इलेक्शंस के रिजल्ट्स पर? आज एक ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री अमेरिका गए हैं जहां मणिपुर लगातार जल रहा है, मणिपुर की सिचुएशन भयावह है. एक शब्द उन्होंने अभी तक नहीं कही है मणिपुर की सिचुएशन पर, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि उनके फॉलोअर्स के कॉन्शियंस पर इसका कोई असर पड़ता है कि प्रदेश के प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं इतने एक अंदरूनी सिचुएशन पर. वो खुश हैं कि प्रधानमंत्री आज अमेरिका में है, व्हाइट हाउस में उनको रिसीव किया जाएगा, बाइडेन के साथ मिलेंगे. देखिए स्मिता, ये जो विदेश नीति को लेकर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी, और सिर्फ विदेश नीति को लेकर नहीं बल्कि ऐसी कोई भी चीज नहीं होती जिसको लेके वो मार्केटिंग करने की कोशिश नहीं करते हैं. इस पूरी चीज का जो एक सबसे दुखद पहलू है वो ये कि ये मार्केटिंग सिर्फ वो अपने लेवल पे करते हैं, ताकि वहां की जनता को लगे कि देखिए हिंदुस्तान में इससे बड़ा तो प्रधानमंत्री कभी कोई आया नहीं है, और हिंदुस्तान का दुनिया के नक्शे पे क्या स्थिति हो गई है. वो बहुत अच्छे सेल्समैन, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत अच्छी मार्केटिंग करते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं, कि सिर्फ अपनी करते हैं. अगर पिछले 9 सालों के अंदर उन्होंने अगर हिंदुस्तान की मार्केटिंग करने की कोशिश की होती तो आज हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्तों में जमीन आसमान का फर्क आया होता. अगर आप सिर्फ डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अमेरिका और भारत के जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो $120 बिलियन 2020-22 में था, और अगर अमेरिका और चाइना को देखें तमाम तनाव के बावजूद भी, झगड़ों के बावजूद भी, वो $540 बिलियन का है. यानी 5 गुना ज्यादा बड़ा अमेरिका और भारत का जो बिजनेस है वो अमेरिका और चाइना के बिजनेस की तुलना में 5 गुना कम है. वो ऐसी स्थिति में जबकि चीन और अमेरिका के रिश्तों में जबरदस्त तरीके से तनाव है और दोनों के बीच में प्रतिद्वंद्विता है, दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं. और अगर भारत का अगर अमेरिका के अंदर अगर हम किसी तरीके के इन्वेस्टमेंट को देखें तो कितने बिलियन डॉलर का है? $5 बिलियन का है. और अमेरिकन इकोनॉमी कितनी है? 25 ट्रिलियन इकोनॉमी है. अब आप सोचिए, $5 बिलियन का हिंदुस्तान का इन्वेस्टमेंट अमेरिका के अंदर है, और अमेरिकन इकोनॉमी कितनी है? $25 ट्रिलियन. तो ये इस बात को दर्शाता है कि बहुत अनइवननेस है. दूसरी बात क्या है कि भारत की जो अपनी तासीर है, अमेरिका हमेशा उसको लेकर एक थोड़ा सा कॉशियस रहता है. वो जानता है कि चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे मनमोहन सिंह हो, भारत कभी भी अमेरिका का सैटेलाइट नहीं बन सकता है. वो कभी भी अमेरिका के इशारों पर डांस नहीं कर सकता है.
वो हमेशा फॉरेन पॉलिसी में अपनी ऑटोनॉमी को जिंदा रखता है, अपने फ्रीडम को जिंदा रखता है और अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। और ये हमारी जो विरासत है, ये आजादी के समय की विरासत है। और इसलिए जब दो कैंप में दुनिया बटी हुई थी, सोवियत यूनियन अमेरिका में, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म में, तब भारत ने थर्ड वर्ल्ड की लीडरशिप अपने हाथ में ली थी और दुनिया एक दूसरी तरीके से भारत को देखता था। तो जो लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल भारत अमेरिका के सामने झुक गया, ये झुकने वाली बात नहीं होती है। विदेश नीति के अंदर एडजस्टमेंट्स होते हैं। अगर हमारे इंटरेस्ट कहीं पे सर्व हो रहे हैं तो हम अपनी इंटरेस्ट को एडजस्ट करते हैं। दूसरी बात, जो यहाँ पे एक चीज जो हमें बहुत अच्छी तरीके से समझनी चाहिए कि जब से कोल्ड वॉर खत्म हुआ है, उसके बाद से जो दुनिया जो है वो इकोनॉमिक रिलेशनशिप, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। अब ये माना जाता है कि भले ही हमारे आपके बीच के रिश्ते बहुत खराब हों, लेकिन क्या हम एक दूसरे से बिजनेस कर सकते हैं? क्या हम एक दूसरे आशु, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंटरफियर करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ हमारे जो कंस्ट्रक्ट्स हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, हो सकता है वो थोड़े से रैप्ड इन टाइम हो। आप अगर कहते हैं कि भारत कभी अमेरिका का सैटेलाइट नेशन नहीं बनेगा, सैटेलाइट नेशन ना बने, लेकिन नजदीकियां कहीं ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि रूस एक ऐसा राष्ट्र है जिसके साथ कभी, अगर हम 1971 का हमने सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी किया, बांग्लादेश वॉर में रूस हमारे साथ आया, अमेरिका ने धोखा दिया, अमेरिका के रिश्ते बहुत खटास वाले थे इंदिरा गांधी के साथ में, लेकिन तब से लेकर अब तक चेंजेस देखें आप। एक वो जमाना था जब राज कपूर के गाने गाए जाते थे रूस को लेकर, लेकिन अब वो डायस्पोरा का कनेक्ट नहीं है, वो इमिग्रेंट्स का कनेक्ट नहीं है। आज अमेरिका में 4 मिलियन इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, जिनमें से कई ऐसे लोग हैं जो वहां के संसद में जगह बनाए हुए हैं, लॉ मेकर्स हैं, पोजीशंस ऑफ पावर में हैं। भारत के लोग अमेरिका जाना चाहते हैं छुट्टियों पर, आप छुट्टी में अमेरिका हैं। कितने लोग हैं जो रूस जाते हैं छुट्टियों के लिए? अमेरिकी एम्बेसी के बाहर आप चले जाए, वीजा की लाइन इतनी लंबी नजर आएगी। तो ये जो एक पीपल का भी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, लोगों को शक अभी भी है अमेरिका पे पूरी तरह से ट्रस्ट करने में, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है सोसाइटल एंड पर, क्या उससे भी ये शिफ्ट एक नजर आएगा, एक क्लियर शिफ्ट व्हेन इट कम्स टू इंडिया स्ट्रेटेजिक चॉइसेस? देखिए, पुराने समय में गुम होने की बात नहीं है। हम एक बात समझने की कोशिश करें कि जो शीत युद्ध या जो कोल्ड वॉर था, उस जमाने में जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स थी वो डिफेंस और मिलिट्री से डिफाइन होती थी। और उसमें इसलिए ये बड़ा जरूरी होता था कि अगर आप नाटो का हिस्सा हैं तो फिर वो वार्सा पैक्ट के हिस्सा होना मजबूरी थी आपकी, क्योंकि दुनिया डिफेंस और मिलिट्री के टर्म्स में एक दूसरे को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती थी। और उस वक्त अपनी सॉवरेनिटी को बचाए रखने के लिए माना जाता था कि हमारे पास अगर कल अगर कोई हमला होता है तो हमारे मदद करने के लिए कोई। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद वो दुनिया पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब सबको मालूम है कि जो यूक्रेन में हो रहा है वो एक्सेप्शन है, वो रियलिटी नहीं है। अब जो सोवियत यूनियन के जो टैंक्स हैं वो अफगानिस्तान में नहीं घूम सकते, या फिर वो कहीं और उस तरीके से नहीं जाते जैसा कि कोल्ड वॉर के जमाने में था। तो जो मैं बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अब इकोनॉमी हमारी रिलेशनशिप को डिफाइन करती है और इकोनॉमी ही इंपॉर्टेंट है। भारत का मैं बार बार लोग डायस्पोरा के बारे में बातचीत करते हैं, मुझे लगता है ये सब बहुत ही ओवर एस्टिमेटेड चीजें हैं। क्या अमेरिका में भारतीय डायस्पोरा के बाद से भारत और अमेरिका की बिजनेस में जमीन आसमान का फर्क आया? बिल्कुल कोई फर्क नहीं आया, किसी तरीके का कोई फर्क नहीं आया। और आज हम हिंदुस्तान के लोग अमेरिका में आज नहीं आ रहे हैं। जब सोवियत यूनियन से हमारे रिश्ते बहुत बेहतरीन थे और अमेरिका को हम एक एविल एम्पायर के तौर पर हमारे इंटेलेक्चुअल देखा करते थे या हमारे लिटरेचर में देखा करते थे, तब भी बड़ी संख्या में हिंदुस्तानी यहाँ आते थे। तब भी प्रिफर्ड डेस्टिनेशन था वो अमेरिका ही था, और सोवियत यूनियन कोई नहीं जाना चाहता था। तो ये जो फर्क है, मेरा कहना ये है कि टेंजिबल गेन्स क्या है, क्या हमारे और अमेरिका के बीच में पिछले 9 सालों में या पिछले 25 सालों में जबरदस्त तरीके से बिजनेस में सुधार आया है? क्या नहीं सुधार आया। वो बहुत ही इंक्रीमेंटल है, बहुत ही धीमे धीमे है। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि आप हमेशा जो है वो अमेरिका और के रिश्तों की रियलिटी को नहीं पहचानना चाहते। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि टेंजिबल गेन्स क्या है इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, इन टर्म्स ऑफ बिलियन डॉलर, इन टर्म्स ऑफ ट्रिलियन डॉलर, वो क्या है। वो उसको अगर हम देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि हमारे और अमेरिका के रिश्ते एक नॉर्मल रिलेशनशिप है। इसमें बहुत ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा दुखी होने की भी जरूरत नहीं है। जो लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं वो सिर्फ इसलिए खुश हो रहे हैं क्योंकि वो एक खास विचारधारा के साथ खड़े होकर मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको लगता है कि इसके आधार पर उनको वोट मिल सकता है। मैं इस तरीके से किसी तरीके के एनालिसिस नहीं करता हूं। मेरा मानना यह है कि अमेरिका और भारत के रिश्ते इसलिए हैं
क्योंकि भारत जो है 140 करोड़ लोगों का मुल्क है, उसमें आर्थिक संभावनाएं ज्यादा है, लेकिन इन आर्थिक संभावनाओं की जिस तरीके से मार्केटिंग हमको करनी चाहिए थी, वो पिछले 9 सालों में हम असफल रहे उसको करने में। हमने व्यक्तिगत मार्केटिंग की है, हमने हिंदुस्तान की मार्केटिंग नहीं की है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि हमें अपनी विदेश नीति को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरीके की जिंगोइज्म की हम बात करते हैं, उससे भारत अपना नुकसान कर रहा है या भारत उससे फायदा हो रहा है। मुझे लगता है कि भारत अपना नुकसान कर रहा है, क्योंकि हम एक अलग तरीके की अपनी इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो होता नहीं है, चलता नहीं। विदेश नीति में हमेशा कहा जाता है आप जितना कम बोलें उतना ही बेहतर होता है, उससे आपके रिश्ते बेहतर होते हैं। जितना ज्यादा बोलते हैं आप रिश्तों में खटास पैदा करते हैं। अमन, आपको मैं यहाँ पे लाना चाहूंगी, क्योंकि ये इस बात का तो खैर कंसेंसस है कि इंडिया इज अ वेरी लुक्रेटिव मार्केट टुडे और इंडिया की पावर को एक्नॉलेज किया जा रहा है, लेकिन आशुतोष जैसा बोल रहे हैं कि अभी इट्स फार फ्रॉम इट्स पोटेंशियल। आप चीन और भारत की इकोनॉमीज की डिफरेंस देख लें। आज सिलिकॉन वैली में भले ही सारे बड़े नाम जो हैं वो इंडियन सीईओज हो या इंडियन ओरिजिन सीईओज हो, लेकिन इन टर्म्स ऑफ टैंजिबल्स व्हेन इट कम्स टू द टू इकोनॉमीज, अमेरिका भले ही कहे इट विल नॉट बी बिजनेस एनी मोर एज यूजुअल विद चाइना को लेकर एक जेन्युइन रिजेंटमेंट आया है अमेरिका के अंदर, but still India is not going to fill that gap what you look at a China US trade. तो in that context आपको लगता है कि अगर यूएस इस तरह से रेड कार्पेट वेलकम कर रहा है, अगर टेक्निक देने को तैयार हो रहा है, क्या इसके पीछे what is the take it is expecting from India? Is it expecting कि 5 साल 10 साल 15 साल में सही भारत रूस से दूर हटे, रूस से अलग हटे, उसकी निर्भरता उस पर खत्म हो और चीन के खिलाफ जो है वो अमेरिका का खुलकर साथ दे? ये अगर आप देखने जाएं तो मैं आशुतोष से थोड़ा अलग देखता हूँ। मैं भी मार्केटिंग में या कोई जिंगोइज्म में नहीं देखता, बट अगर आप देखने जाए तो टैंजिबल गेन्स मेरे हिसाब से है दोनों के रिलेशनशिप में। आप अगर इंडिया और चाइना को कंपेयर करने जाएं तो आप भूलिए मत कि चाइना ने उनका इकोनॉमी 1979 में खोला था, इंडिया की इकोनॉमी 1991 में खुली थी। यूएस और चाइना के बीच में जो इकोनॉमिक ट्रेड चालू हुआ था, उनके 20 इयर्स एक्स्ट्रा है उनके पास, जो वो ग्रो करके आपने जो बोला 500+ बिलियन है। हमारे जो पहुंचा है वो अगेन फ्रॉम सैंक्शंस इन 1998 that were lifted where there were almost zero trade has grown to almost 190 billion now. That's just including trade in goods, and if you add services on top of that, that's an even greater number. जहाँ पे इंडिया की स्ट्रेंथ है, जो सर्विसेज की ट्रेड है, जहाँ पे आईटी टेक्नोलॉजी, आईटी हार्डवेयर, आईटी सॉफ्टवेयर, वो सब जो ट्रेड हो रहा है वो वहां पे एक्चुअली वो नंबर्स काफी ज्यादा है। वो पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखने जाए इन टर्म्स ऑफ टैंजिबल गेन्स, ये अनाउंस्ड गेन्स नहीं है जो हम डिंडोरा पीठ के बाहर बोल रहे हैं, बट आप अगर देखने जाए द कंट्री दैट इंडिया डज द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिफेंस एक्सरसाइजेस विद, जहाँ पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, काउंटर नार्कोटिक्स, ऑल ऑफ दीज एरियाज में जहाँ पे कोलैबोरेशन हो रही है वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ है। आप अगर देखने जाए तो चाइना के जब 2020 में गलवान इंसिडेंट हुआ था और इंटेलिजेंस अबाउट चाइनीज मूवमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन जहां चाहिए थी, ये पब्लिसाइज नहीं हुआ था, बट देयर वाज कॉन्टिन्यूअस कोलैबोरेशन बिटवीन द इंटेलिजेंस कम्युनिटीज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया के चाइनीज मोटिवेशंस क्या है, चाइनीज मूवमेंट्स क्या हो रही है। आप अगर बोल रही थी कि बांग्लादेश के टाइम में 1971 के टाइम पे यूएस का धोखा था कि उन्होंने इंडिया का साथ नहीं दिया था, ये टाइम क्वाइटली बिहाइंड द सीन्स वो कोलैबोरेशन हो रहे थे, टैंजिबल इंफॉर्मेशन वाज बीइंग गिवन, एंड उनके हिसाब से इंडिया ने स्टेप्स लिया था और वो रिलेशनशिप चेंज हुआ था। तो आप अगर टैंजिबल स्टेप्स देखने जाए तो दीज आर टैंजिबल स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन बिटवीन द टू कंट्रीज दैट आर डिफरेंट देन व्हाट इट वाज 20-30 इयर्स अगो। एंड आप अगर जब पूछ रही थी कि ये जो रेड कार्पेट आ रहा है, जो स्टेट विजिट आ रहा है, agreed that it is about India as a nation rather than any one individual person. It is because it's a bet कि इंडिया 10, 15, 20 साल में क्या रूप लेके आएगा। What kind of a country will it be? It will be the most populous country. उनका GDP 3rd या 4th largest हो जाएगा. Just irregardless of what government policies are there, the growth of India at 7 or 8% will make it the 3rd or 4th largest economy. There is a bet that the active steps that any government will take on development जो हो रहे हैं, policies जो हो रहे हैं to increase manufacturing, to support startups, वो एक bet है कि इंडिया आगे अगर आप देखने जाए तो it will be an indispensable partner. कोई भी देश, अगर इंडिया, अगर यूनाइटेड स्टेट्स की बात करो, फ्रांस की बात करो, रशिया की भी बात करो, ऑस्ट्रेलिया की भी बात करो, they will see India as one of those partners that you cannot ignore that. It is a huge country. It has a heft that it needs to carry, and it will not be able to be ignored. That is the bet that they are taking now. Yes,
वो देखने जाए कि अगर वो बेट हासिल होता है कि नहीं, वो देखना जाए। वी डू नॉट नो व्हाट विल हैपन इन 15 or 20 years, बट अगर आप यूएस की पॉलिसी मेकर्स की बात सुने, दैट इज द बेट दैट दे आर टेकिंग कि इंडिया वो एक इंडिस्पेंसिबल कंट्री होगा 15 या 20 साल में, एंड दैट इज व्हाई दे आर रोलिंग आउट द रेड कार्पेट फॉर इट। आशुतोष, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप कम इन देयर एंड आई विल आस्क यू अ लास्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस। नहीं, देखिए, ये हम सब हिंदुस्तानी हैं, इसलिए जाहिर सी बात है थोड़ी सी चीजों को एक गौरव के साथ बातचीत करते हैं, बट इसका जो 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 हमको एनालिसिस करना चाहिए। मैं 1997 में जब मैं यूएन में था उस वक्त, और उस वक्त जियांग जेमिन चाइना से अमेरिका आए थे, और एक हफ्ते पहले से जिस तरीके से जियांग जेमिन की विजिट को लेकर कवरेज हुई थी, वो आंख खोलने वाली थी उस वक्त। और अभी भी मैं देखता हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का आना कोई बहुत बड़ी खबर नहीं होती। तो ये फर्क है चीन और भारत को लेकर। अगर हम इस फर्क को नहीं समझना चाहते हैं तो शायद हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे होते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि 2014 के बाद से क्या हमने अपने आप को एक बहुत बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर पेश किया या नहीं पेश किया? आज भी, पिछली बार भी जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में साफ दिखा रहा हमारा मैन्युफैक्चरिंग बहुत बहुत डाउन जा रहा है। हमारा जो कंजम्पशन है वो लगातार आगे नहीं बढ़ रहा, हमारी डिमांड लगातार नीचे जा रही है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आखिर अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति को बनाना चाहते हैं तो हमें अपने आप को इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और हमारे अंदर पोटेंशियल बहुत है, पूरी दुनिया हमारे अंदर संभावना तलाश रही है, ये इस बारे में कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हमारी देश की अगर पर कैपिटा इनकम अगर $2000 है और अगर इंग्लैंड की $40,000 है, तो फर्क बहुत साफ है कि इकोनॉमी, हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, बट हमारी परचेजिंग पावर है कहां? तो क्यों अगर अमेरिका का अगर आईफोन अगर हिंदुस्तान आ भी रहा है तो कितने लोग आईफोन खरीद रहे हैं, कितने लोग आईफोन अफोर्ड कर सकते हैं? तो ये एक फर्क है जो दुनिया देखती। तो संभावनाओं में हमारे पास संभावनाएं अनंत है, लेकिन उन संभावनाओं को हम एक्चुअलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये हमारी सबसे बड़ी फेलियर है। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे आशुतोष लेना चाहूंगी आपको मैं, बिफोर यू लीव, जहां तक जिस सवाल का जिक्र हो रहा था निधि के साथ में भी, हमने टीवी के साथ में इतना वक्त स्पेंड किया है, ये हो क्या गया है संपादकों को? ये सिर्फ रिपोर्टर्स की बात नहीं है, क्या संपादकों को लगता है कि भारत की जनता को दरअसल विदेश नीति की समझ ही नहीं है, इसीलिए जो है सिर्फ आप ऑप्टिक्स और हाइपर यही क्रिएट करते रहे? बात क्या है कि मतलब आप एक सीरियस कवरेज ऑफ फॉरेन पॉलिसी इवेंट्स नहीं देख पाते हैं टीवी पर? माफ करिएगा, आप उनको संपादक कह रही हैं, आप उनको रिपोर्टर कह रही हैं, मैं उनको बीजेपी का स्पोक्स पर्सन कहता हूं। तो अगर वो इस तरीके से कर रहे हैं तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं, उनको करना ही चाहिए, क्योंकि वो स्पोक्स पर्सन की तरीके से बिहेव कर रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी, ये बहुत ही नुआंस डिबेट्स होती हैं। इसमें आप जिंगोइज्म से नहीं कर सकते हैं, और उस नुआंस डिबेट की आज की तारीख में उसकी जगह है नहीं। इसलिए या तो ब्लैक है या व्हाइट है, या तो आप इस तरफ है या उस तरफ है, या तो आप मोदी के बहुत बड़े सपोर्टर हैं या मोदी के सबसे बड़े आलोचक हैं। मैं ये कहता हूं कि ये यात्रा नरेंद्र मोदी की यात्रा नहीं है, ये यात्रा भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा है। और हम भारत और अमेरिका के बीच की जो रिश्ता है वो बाइडेन और मोदी का रिश्ता नहीं है। उनके बीच में कोई दूसरी तरीके की रिश्तेदारी नहीं है, वो भारत और अमेरिका के बीच की रिश्तेदारी है। तो जब भी 140 करोड़ देश का मुल्क, भारत का प्रधानमंत्री जब भी अमेरिका आएगा, उसका स्वागत होगा। रेड कारपेट को लेकर हम बहुत ज्यादा उत्साहित ना हो, बहुत छोटे छोटे देशों के लोग यहाँ आते हैं, उनको भी रेड कारपेट मिलता है, उनको भी रिसीव करने के लिए कभी कभी अमेरिका के राष्ट्रपति एयरपोर्ट चले जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है? क्या तो ये इस असली चीज क्या है? अमेरिका अपना नेशनल इंटरेस्ट देखता है। उसको अगर लगेगा कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट सर्व हो रहा है तो वो आपके करीब आने की कोशिश करेगा, अगर नहीं होगा तो आपके करीब आने की कोशिश नहीं करेगा। ये बहुत स्मार्ट बिजनेस प्रपोजिशन है। हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते, जब हम एक पत्रकार के तौर पर हम देखने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि देखिए, जो फर्क ये है कि तमाम झगड़े के बावजूद भी अमेरिका और चीन का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है, भारत और चीन का बिजनेस भी बढ़ रहा है। जबकि हम चीन को लेकर अगर टेलीविजन चैनल देखें तो ऐसा लगता है जैसे कि भारत के टीवी चैनल चीन को किस तरीके से पेश करते हैं, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा शैतान वही है।
और उसके सारे हम्म। पदार्थों का हमें उसका बाइकआउट करना चाहिए, लेकिन फिर भी भारत और चीन का बिजनेस बढ़ रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि तनाव भी रहेगा, टेंशन भी रहेगा। हम इस मुगालते में ना रहें कि मोदी जी की वजह से भारत का सम्मान हो रहा, भारत की वजह से मोदी जी का सम्मान हो रहा है, ये हमें सोचना चाहिए। और जब अगर इस तरीके से हम नहीं सोचने की कोशिश करेंगे तो कभी भी अमेरिका को नहीं समझ पाएंगे, कभी भी अमेरिका भारत के रिश्तों को नहीं समझ पाएंगे, और जो नुआंस डिबेट फॉरेन पॉलिसी में होती है उसको भी नहीं समझ पाएंगे। चलिए ठीक है, आपने कई सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखी और मुझे लगता है ये एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर है कि चीन के साथ जो मीडिया जैसे दर्शाता है, अगर आप देखें नेता वैसे आंख नहीं तरते हैं, आंख लाल नहीं करते हैं चीन पर जैसे वो पाकिस्तान पर करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को लेकर जब आप लगातार कैंपेन करते हैं तो उसका असर घरेलू इलेक्शंस पर भी पड़ता है, उसका एक अलग पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है। बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष, आपको और रोके नहीं रहूंगी। इसके पहले कि आपकी फर्स्ट लेडी होम मिनिस्टर नाराज हो, प्लीज एंजॉय योर विजिट टू न्यूयॉर्क एंड टू ऑफ कोर्स द यूएस। अमन, आपसे मैं थोड़ा सा बातचीत को आगे बढ़ाऊंगी अगले कुछ मिनटों के लिए ऑन सम बिट ऑफ डिटेल्स, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में हम जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं कि दो इंपॉर्टेंट चीजों पर जिस पर सहमति बन रही है, एक जो इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है आईसेट, और जिसकी घोषणा हुई दोनों ओर के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच में, जेक सलिवन अमेरिका में और अजीत डोभाल इंडिया में। इसके तहत आपको लग रहा है कि जैसे अब जीई के जेट इंजिन को को प्रोड्यूस करने की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि इसको लेकर एक बहुत बड़ी जो है सहमति बनेगी। ये क्या सिर्फ एक घोषणा होगी एक इंटेंशन की, उसके बाद क्या यूएस कांग्रेस से, यूएस संसद से कुछ अनुमतियां लेनी पड़ेंगी, क्या उनसे कुछ लॉस पास होने पड़ेंगे, या ये अगर अग्रीमेंट हो जाता है तो सीधे तौर पर जल्दी हम को प्रोडक्शन देख पाएंगे इन जेट इंजिन की? मेरा मानना है कि अगर अग्रीमेंट लाइसेंसिंग के जो अप्रूवल्स लेने थे वो एडमिनिस्ट्रेशन की साइड पे है, कांग्रेस की साइड पे नहीं है, और अगर वो अप्रूवल्स मिल जाती है और डील अनाउंस हो जाती है तो फिर को प्रोडक्शन का आगे बढ़ना दोनों कंपनियों के बीच में है, जो जीई है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है। वो अगर दोनों मिलके कर सकते हैं तो दैट इज वेयर द फ्यूचर विल बी ऑफ द कोलैबोरेशन। तो वो अभी कांग्रेस भी आई थिंक उन्होंने एक्चुअली, अगर आप स्टेटमेंट्स देखें जो इंडिया कॉकस के जो लीडर्स हैं, मार्क वार्नर ऑन द सेनेट साइड, जॉन कॉनरन फ्रॉम टेक्सास ऑन द रिपब्लिकन साइड, ऑन द सेनेट साइड, उन्होंने भी एक्चुअली सहमति दी है कि ये डील अच्छी है। और अगर आप देखने जाए तो दोनों जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने मिलना है, उनका ये मिलना जनवरी में और अभी जून में इसी बात के लिए कि जो कोई भी अगर इश्यूज आए हो, एनी लाइसेंसिंग इश्यूज या फिर प्राइवेट सेक्टर अगर कोई कंसर्न्स फ्लैग कर रहे हैं कि ये इशू हो सकता है कोलैबोरेशन करने में, दे कैन वर्क टुगेदर टू आयरन आउट दोज इश्यूज बिफोर द डील इज अनाउंस्ड। तो इसीलिए आपने देखा है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जनवरी में गए थे और 6 महीने बाद जून में यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जा चुके हैं, ऑलमोस्ट 7 और 8 डेज आफ्टर डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन पहुंचे न्यू दिल्ली में। यही सीक्वेंसिंग हो रही है ताकि कोई भी अगर इश्यूज आ सके, ये दो प्राइवेट कंपनीज जो अगर कोलैबोरेट कर रही हो, अगर कोई इश्यूज हो तो ये गवर्नमेंट लेड कोलैबोरेशन आयरन आउट हो सके ताकि देयर इज अ स्मूथ सेलिंग इन द कोलैबोरेशन फॉर जेट इंजन्स। बिकॉज आप मैं एक बात बताना चाहूंगा कि एक्चुअली जेट इंजन्स की जो टेक्नोलॉजी है एक्चुअली कम देशों के पास है। अगर आप देखें परमाणु वेपन्स जो है, न्यूक्लियर वेपन्स ज्यादा देशों के पास है, बट जेट इंजन्स को बनाने की कैपेसिटी फ्यूअर कंट्रीज के पास है। चाइना भी अभी भी परफेक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ज्यादा देशों के पास परमाणु वेपन्स है बट वो जेट इंजन बना नहीं सकते। तो ये इसीलिए बहुत ही बड़ा टैंजिबल आउटकम होगा इंडिया के लिए कि वो, लेकिन ये अमन, इसमें ये जो तकनीक ट्रांसफर की बात की जा रही है उसमें ये खबरें भी आ रही कि कहा जा रहा है कि 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, 20% विल स्टिल रिमेन इन कंट्रोल ऑफ द यूएस। सो क्या हमें पता है कि ये 20% कितना सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है जो नहीं दिया जा रहा है, इसका क्या नुकसान होगा या क्या इससे प्रॉब्लम हो सकती है? दैट प्रोबेबली मोस्ट लाइकली, अगर मैं समझूं तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात होगी जो कंपनी की तहत होगी, जो उनको प्रोटेक्ट करना चाहेगी। बट अगर आप देखें ये जो स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी है, जो आप स्पेशलाइज्ड पार्टनर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में बात करेंगे, तो वो 20% वो खुद भी बना सकेंगे वंस दे अंडरस्टैंड द 80% द की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दैट इज बीइंग हैपेंड। ये जेट इंजन खुद बना सकेंगे वो 80% के साथ। वो 20% अगर जीई की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो, वो आगे in a different roundabout way but specified for Indian context, Hindustan Aeronautics भी बना सकेंगी। तो this actually 80% I think is not a threshold कि अगर 80% देखें तो वो 20% हमारे पास नहीं आएगी टेक्नोलॉजी तो हम खाली 80% जेट इंजन बना सकेंगे।
इट्स एक्चुअली अ लर्निंग प्रोसेस कि जो दो कंपनीज एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, एक दूसरे के इंजीनियर्स असेंबली लाइन पे बातचीत करेंगे एंड दे विल हैव दोस कोलैबोरेशंस, इंफॉर्मेशन जो शेयर होगी बिटवीन दोस टू कंपनीज। ये एक्चुअली आगे जाके आप अगर देखेंगे तो फ्यूचर में इंडिया अगर एक 5th जनरेशन या 6th जनरेशन फाइटर बनाना पड़ेगा तो दे कैन बिल्ड ऑन दैट बेस एंड build their own technology sometime in the future. एक आखिरी सवाल अमन, क्योंकि डिफेंस को लेकर बीच बीच में ही जो है काफी गहमागहमी नजर आने लगती है, काफी जोर शोर से जो है पुश नजर आने लगता है। 2019 में DTTI की भी बात हुई थी, डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इनिशिएटिव की। जो अभी हम बात कर रहे हैं वो क्या इज इट बेसिकली एन ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल? क्योंकि DTTI भी 2019 के बाद में अचानक से जो है सब कुछ शांत पड़ गया, बेसिकली नथिंग केम आउट ऑफ इट। हाँ, अगर आप देखने जाए तो दैट इज अ वेरी रियल कंसर्न। मैं अगर GE और जेट इंजन की बात साइड में रखूं, क्योंकि वो एक एक्चुअल कोलैबोरेशन हो रहा है, अगर वो डील अनाउंस होती है स्टेट विजिट में तो दैट विल एक्चुअली बी आई थिंक अ कोलैबोरेशन दैट होपफुली डज मूव फॉरवर्ड। बट आप अगर बाकी के जो एरियाज ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी देखने जाए, जो मैंने बात की थी लॉयड ऑस्टिन जब गए थे, वो डिफेंस टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क जो उन्होंने डॉक्यूमेंट साइन किया था कि जो इंडिया को जो टेक्नोलॉजी चाहिए 10-15 साल के बाद, क्या वो US टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकती है इंडिया के लिए। दैट इज अ कंसर्न कि आप अगर ये पहले भी कोशिश कर चुके हैं कि दो प्राइवेट सेक्टर्स को साथ में लेके आए, उनको बोलिए कि देखो इंडिया के पास ये डिमांड सिग्नल है, इनको ये टेक्नोलॉजी 5 साल 10 साल 15 साल या अभी भी जरूरत है, आप अगर इंडियन पार्टनर को सिलेक्ट करें और कोलैबोरेट करें, हम आपके लिए इनविटेशन, वील हैव अ राउंड टेबल मीटिंग। ये हमने कोशिश बहुत की है और आगे बढ़े नहीं है बिकॉज ऑफ लाइसेंसिंग इश्यूज, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिमांड सिग्नल। दोज आर द इश्यूज दैट वी हैव टू सॉल्व। तो इसके लिए आप अगर देख रहे हैं तो दिस इज वाई जब सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स राइमोंडो आई थी न्यू दिल्ली, तभी उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक ट्रेड डायलॉग लॉन्च किया था विद द मिनिस्टर ऑफ फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर के साथ, ताकि लाइसेंसिंग इश्यूज जो है डिस्कस हो सकती है। जो लाइसेंसेस US और इंडिया मांग रही है कि गवर्नमेंट अप्रूव करे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सेंसिटिव है और इंडिया को ट्रेड के हिसाब से देने पड़ेंगे। That is a bilateral discussion that could happen between the foreign minister and the commerce minister के ये approvals नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, हम क्या information दे सकते हैं क्या ये approvals मिल सके। Like that, if there are other institutional ideas and frameworks that could be put in place, तभी ये succeed होगा। अगर वो नहीं होंगी तो ये DTTI का रिपीट हो सकता है कि हम ये अनाउंसमेंट करते हैं, ये लिस्ट बनाते हैं कि टेक्नोलॉजीज क्या है, जॉइंट वेंचर पार्टनर्स की मैच मेकिंग कोशिश करेंगे, लेकिन वो हो नहीं रही है बिकॉज देयर आर स्टिल दोस ऑब्स्टिकल्स दैट वी नो व्हाट दे आर बट दे आर नॉट गेटिंग रिजॉल्व्ड, लाइक लाइसेंसिंग, लाइक इंटेंट, translating the intent of the Indian Armed Forces to purchase and actually translating that into actual purchases, etc. etc. ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका अमन ठक्कर, आपने वक्त निकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए वॉशिंगटन DC से, और इस दौरे पर जो है अपनी तमाम इनसाइट्स हमारे साथ आपने शेयर की। Thank you. तो थैंक यू सो मच अमन। ये जो दर्शकों को मैं इन दी एंड मैं दर्शकों से कहना चाहूंगी कि जहां तक भारत अमेरिका संबंध की बात है, ये निश्चित रूप से एक अहम रिश्ता है, अहम संबंध है, लेकिन इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप इन माइंड कि ये रिश्ता दो इंडिविजुअल्स के बीच का नहीं है। जब हम दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और सबसे बड़े लोकतंत्र की बात करते हैं, जिन लोकतांत्रिक मूल्यों का जिक्र बार बार किया जाता है स्टेटमेंट्स में, वो लोकतांत्रिक मूल्य अगर कमजोर हुए हैं आज, हाँ अमेरिका के अंदर भी आज मुश्किलें हैं, अमेरिका में रेसिस्ट अटैक्स हुए हैं। 6 जनवरी को जब 2020 में हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों की वजह से जिस तरह से कैपिटल हिल पे अटैक हुआ, एक टेररिज्म का अटैक माना गया था उसे, आज वहां पर इलेक्शंस को लेकर सवालिया निशान लगते हैं। लेकिन भारत में लगातार जो सीरियस वीकनिंग ऑफ जुडिशरी हुई है, माइनॉरिटीज अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, वो सिख हो, वो मुसलमान हो, कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है। उत्तराखंड में आपने देखा तमाम खबरें आ रही हैं कि कैसे ट्रेडर्स को बाहर निकाला जा रहा है। लगातार हेट असेंबलीज हो रही हैं, हेट स्पीचेस हो रही हैं दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक। और मीडिया की तो जितनी काम बात की जाए, खास करके जिसे हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहा करते थे या टेलीविजन मीडिया हम जिसे देखते हैं, तो वो उतनी ही कम है, क्योंकि बहुत ही जो है शर्मनाक रोल नजर आता है मीडिया का। लगातार जो डिबेट्स और जिस तरह से वो आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आज एक ऐसे पल में जब मणिपुर में शांति दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, शांति कायम करने के लिए कोई सीरियस प्रयास नजर नहीं आ रहे हैं। अभी तक प्रधानमंत्री ने ना कुछ कहा है
ना एक सर्वदलीय बैठक को जो है उन्होंने बुलाया है इस मसले पर। अंदरूनी मसले कई सारे हैं, इनको अगर पूरी तरह से दरकिनार कर देते हैं वेस्टर्न डेमोक्रेसीज, इसलिए क्योंकि भारत एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है, खास करके चाइना के खिलाफ एक काउंटरवेट के तौर पर, तो ये उनकी हिपोक्रेसी को भी निश्चित रूप से दर्शाता है। तो ये ऐसा माना जा रहा है कि ये जो ह्यूमन राइट्स के मसले हैं, फ्रीडम्स के मसले हैं, इन पर बात होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन अकेले भी मुलाकात करेंगे स्टेट विजिट के दौरान। व्हाइट हाउस के लॉन्स में बाद में प्रतिनिधि स्तर की बातचीत होगी, और जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस अगले दिन वो, और यूएस जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जो विदेश मंत्री के काउंटर पार्ट है एंटनी ब्लिंकन, वो भी बकायदा एक लंच होस्ट कर रहे हैं जिसे स्टेट लंच कहा जाता है प्रधानमंत्री के ऑनर में। तो ये जो पेचीदगी वाले मसले हैं ये डिस्कस होंगे, क्लोज डोर्स में होंगे, बाहर खुले तौर पर नहीं होंगे। हो सकता है एक दो लाइनों का जिक्र हो कहीं किसी स्टेटमेंट पर, लेकिन भारत लगातार ये कहता है कि भाई अमेरिका इज नॉट परफेक्ट, अमेरिका में बहुत इम्परफेक्शंस हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ किसी और की इंडोर्समेंट के लिए नहीं है। अगर आपका नेतृत्व स्ट्रांग है तो आपको खुद ही अपनी बेंचमार्क्स इतनी हाई कर लेनी चाहिए कि ये एक कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए कि देखो फलाने देश में तो दिक्कतें हैं, होने दीजिए, वो ताकतवर देश है, दिक्कतें हैं, आप अपने देश में कोशिश कीजिए कि वो दिक्कतें ना हो, दैट वी हैव बेटर स्टैंडर्ड्स फॉर आवरसेल्फ। और भारत और अमेरिका के बीच में आम ड्रोन्स की खरीदारी की बात हो रही है, जेट इंजन की प्रोडक्शन की बातें हो रही हैं, काफी चीजें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अ लॉट विल डिपेंड ऑन हाउ इंडियाज इकोनॉमी कंटिन्यूज टू परफॉर्म। अभी इंडिया की जो इकोनॉमिक इंडाइसेस हैं, जो बेसिस हैं, वो अच्छी नजर आ रही हैं। इट्स लुकिंग लाइक अ गुड स्पॉट कोविड के बाद में दूसरे देशों के मुकाबले। लेकिन अगर इंडिया की इकोनॉमी कमजोर होती है अंदरूनी मसलों की वजह से, अंदरूनी लगी हुई आग की वजह से, तो इसका असर याद रखिएगा विदेश नीति पर भी पड़ेगा और दूसरे मुल्कों के साथ भारत के रिश्तों पर भी पड़ेगा, क्योंकि वही पश्चिमी देश जो आज भारत को इतनी ज्यादा वू कर रहे हैं, अगर इंडिया की इकोनॉमी कमजोर होती है बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक रीजंस, तो कल को जो है वो दूसरी तरफ देखने में वक्त भी जाया नहीं करेंगे। खैर, ये हमारी कोशिश थी कि विदेश नीति को जो है हम संजीदगी से और सही डिटेल्स और नुआंसेस के साथ समझ सके। आपको मेरा कार्यक्रम अगर अच्छा लगा हो तो अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा, और स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट मेरे यूट्यूब स्टेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।